hierarchy between agriculture and industry sector. ठीक है, तो ये सेक्टर से अपन आराम से अंदाज़ा हो रहा है कि वो पूरी इकॉनमी को जो है वो दो सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकंड जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। यहाँ पे आपको जिसके एजम्पशंस देखने हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें देख लेते हैं। प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स आर हायर एंड दीज गुड्स आर डिमांडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स जो है उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं और वो डिमांड इन गुड्स को कौन कर रहा है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है। whereas the agriculture goods prices are low and these यानी कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के गुड्स जो आर डिमांडेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट एक सप्लायर है तो दूसरा सेक्टर उस गुड का डिमांडर है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके पास थोड़ी हैवी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा होगा, लाइक ट्रैक्टर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर फूड प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा थोड़ा बहुत तो वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर हम देखेंगे इनकी ग्रोथ और टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेशन। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहले ड्रॉ करते हैं, इससे बेसिकली एन अपवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है वाला शेप। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग है और ये जो है ये इसका मिनिमम टर्म्स ऑफ ट्रेड है। इससे नीचे पे ये जो है कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, यानी कि ग्रोथ तो यहाँ पे भी नहीं कर रहा मगर ये मिनिमम है। इसके आगे वाले से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रोथ शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कौन सा कर्व है, ये है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का कर्व है। ये रहा मैक्सिमम ग्रोथ एट दिस TOT, चलो को 1 का नाम दे रही हूँ मैं, एट दिस TOT एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ ग्रोइंग दिस मच। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड से एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ऊपर करके मैं आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड दिखा देती हूँ। टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने यहाँ पे क्या लिया है, टर्म्स ऑफ ट्रेड is basically equals to the price of industrial good divided by the price of agricultural good। तो ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ये बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड को मैं पहले फिर छोटे नोटेशंस दे ही दूँ। इंडस्ट्रियल, प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, केसेस when TOT राइसेस, सिंपल एज एट कोई भी फ्रैक्शन हो जिसको इंक्रीज़ करना है तो उसका न्यूमरेटर बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट करके। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड बढ़ जाए कीपिंग द एग्रीकल्चर प्राइस कांस्टेंट तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ सकता है। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर इंडस्ट्रियल का अपनी गुड्स की प्राइसेस बढ़ाना है, एग्रीकल्चर उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा, पर एग्रीकल्चर जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो सकती है। ठीक है, या दूसरा केस क्या होगा कि दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल की भी प्राइसेस बढ़ रही है और एग्रीकल्चर की भी बढ़ रही है, मगर जो इंक्रीज इंडस्ट्रियल में आ रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर की प्राइस। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि जो प्राइस जो पहले चली थी वो थी 10 and 5। ठीक है, अब इनका अगर रेशियो लिया जाए
तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेती हूँ इसको। 2 टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर ये रेशियो जो है ये बढ़ाएं, यानी कि 10 से इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइस हो गई आपकी 50, वेयर एज एग्रीकल्चर की प्राइस जो है वो सिर्फ 10 हुई है, तो 5 टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ गई। यानी कि जितना चेंज प्राइस का इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया उससे कम चेंज जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आया। ठीक है, इस वजह से भी एग्रीकल्चर जो है ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो बढ़ सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस हैं। मगर इन दोनों कंडीशंस के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वर्स ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी प्राइसेस का इंक्रीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये ज़्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड को वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड का और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है। ठीक है, हम चलते हैं। अब मैं इन दोनों ग्रोथ रेट्स को एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करूँगा। ठीक है, ये आ गया ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर और ये आपके पास आ गया ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम है जहाँ पे दोनों बैलेंस्ड है। ठीक है, ग्रोथ रेट दोनों की बिल्कुल इक्वल चल रही है, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस्ड है, बिल्कुल दोनों के लिए बेनिफिशियल चल रहा है। ठीक है, ये ग्रोथ ई में लिख रही है, पे जी ई लिख रही है। ठीक है, पॉइंट ई पे जो है वो बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम चल रहा है। अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम से अबव होगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट से। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट से, यानी कि हायर टर्म्स ऑफ ट्रेड पे एग्रीकल्चर जो है वो हायर टर्म्स ऑफ ट्रेड को वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वेयरएज जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्रियल का वो कर सकता है। यानी हायर ग्रोथ टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इंडस्ट्रियल के लिए बेनिफिशियल है मगर एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, TOT2 यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इज वर्स्ट ऑफ। ठीक है, वेयरएज इंडस्ट्रियल सेक्टर इज बेटर ऑफ। ठीक है, यही अगर इसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड नीचे होता तो TOT3 नाम दो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कम है और एग्रीकल्चर ज़्यादा है, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का कम होना जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेटर ऑफ है मगर टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए वर्स ऑफ है। एट TOT3 इंडस्ट्रियल सेक्टर वर्स ऑफ और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बेटर। ठीक, तो इन दोनों सूरत हाल में तुम देखेंगे अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड ऊपर है या नीचे है तो किस तरीके से काम करेगा। तो इन दोनों सूरत में देखे जाएंगे किसी पॉइंट पे एग्रीकल्चर सेक्टर वर्स ऑफ हो रहा है, किसी में इंडस्ट्रियल हो रहा है वर्स ऑफ, तो बेहतर है कि इसको बैलेंस लेके चले जाए। तो इक्विलिब्रियम का जो ई पॉइंट है ये बैलेंस जो है यही जो है प्रेफरेबल है कि जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई हो जाए, प्राइसेस जो हैं दोनों प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो इक्वल रहें या फिर इतनी रहें कि दोनों ही सेक्टर्स उसको ख़रीद के अफोर्ड कर सकें। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल की प्रोडक्ट को इजीली अफोर्ड कर सके और इंडस्ट्रियल तो एग्रीकल्चर को ऑलरेडी अफोर्ड कर ही सकता तो उसकी प्राइसेस लो। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।